इस चैप्टर में बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, है ना। क्या पढ़ना है हमें? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को पढ़ना है। तो फिर से देखो फंडामेंटल, है ना। हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डोमेन ऑफ स्टडी है, इसमें बेसिकली हमारा आइडिया क्या है? एफएम हम क्यों पढ़ते हैं? एफएम का बेसिक ऑब्जेक्टिव, तो हमने कहा था कि एफएम का बेसिक आइडिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। वेल्थ को क्या करना होता है? हमें मैक्सिमाइज करना होता है। तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एफएम में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना। शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के बाद, और हमने क्या कहा, मतलब ईपीएस को मैक्सिमम करना, मतलब मार्केट प्राइस को मैक्सिमम करना। तो मैक्सिमाइज वेल्थ का मतलब हमने कहा था, हालांकि दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? वेल्थ को। चैप्टर 1, है ना, मैक्सिमाइज वेल्थ। अच्छा, जब हमने वेल्थ मैक्सिमाइज करने की बात करी, तो अब जरा गौर करो क्या होगा। तो इसको कम कर देंगे, माइक बंद करो, तो फिर लाइव वाले बच्चे कैसे सुनाएंगे? और कम कर दो, और कम, बस छोड़ दो। आप लोग सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, बाकी लाइव वाले सुन लेंगे क्योंकि माइक की आवाज़ जा रही है। तो मैक्सिमाइज करना है किसको? वेल्थ को। वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको क्या करना? मैक्सिमाइज करना। वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज किया तो वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ। एंड यही हमने सीखा था कि सर एक्चुअली इसका मतलब है मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का, वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, सो इन दिस कंटेक्स्ट वी टेक वेरियस डिसीजंस। हम क्या करते हैं? बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या करेंगे? बहुत सारे डिसीजंस लेंगे। वो कौन कौन से डिसीजंस होते हैं? तो हमने कहा एक डिसीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजंस। याद आया? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है फंड कहाँ से आएगा, कितना आएगा, एंड सो ऑन। फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कौन से डिसीजंस होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं हमारे पास। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बाद हमारे पास होते हैं कौन से डिसीजन? डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। इसमें से देखो, गौर करो, फाइनेंसिंग डिसीजन वी आर डन विथ, ये हमारा हो चुका है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज डन। अब हम कहाँ हैं? वी आर ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और हम जानते हैं ये तीनों डिसीजन का फंक्शन होता है बेसिकली वैल्यू ऑफ फर्म। हम कैसे इसको डिनोट कर लेते हैं? तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म इज फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, है ना। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्टार्ट करना है। और आप जानते हैं इन तीनों में से किसी भी डिसीजन में अगर आप गलतियां करोगे तो आपके वेल्थ पे क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, फर्क पड़ेगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, चलो देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस चीज़ से कंसर्न है? ध्यान देना जरा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस चीज़ से कंसर्न है? हमने कहा कि जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहे थे या करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं कि हमारे को फंड कहाँ से आएगा ना, कितना आएगा, राइट। यहाँ हमने दो चीज़ों को, हमने यहाँ क्या डिसाइड कर लिया था? सोर्सेज को डिसाइड कर लिया था। और हम जानते हैं कोई भी फंड हम लेके आते हैं तो उस फंड का क्या आता है? एक कॉस्ट आता है। यानी कि इस फंड से होने वाला जो रिटर्न है, वो रिटर्न हमेशा कॉस्ट से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर रिटर्न कॉस्ट से कम हो गया है, इसका मतलब नुकसान होगा, लॉस में चले जाएंगे। तो अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिटर्न हमेशा कॉस्ट से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए।
मान लो हमारी एक शॉप है, मान लो एक शॉप है हमारी, और उस शॉप में मान लो हम पेन बेचते हैं। तो पेन का जो हमारा एवरेज कॉस्ट रहा वो 10 रुपये पर यूनिट रहा, पर पेन रहा। तो और हमने इसको बेच दिया 8 रुपये में, तो क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया ना। तो 2 रुपये का लॉस हो गया। तो रिटर्न हमारा कितने आया, 8 रुपये का, और लेकिन हमारा कॉस्ट कितना आया था, 10 रुपये का। तो -2 हो गया ना ये तो ऐसे सिचुएशन में तो हम जाना नहीं चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे ना, ऐसे सिचुएशन में हम नहीं जाना चाहेंगे। कहने का मतलब कि अगर हमने जो मेरा फंड था, ये तो प्राइस के आधार पे हमने देख लिया, राइट। बट वी नो दैट अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमने कहा जो हमारा फंड था, जो फंड हमने प्रोक्योर किया मार्केट से, उस फंड पे कोई ना कोई हमारा क्या लग रहा था, कॉस्ट लग रहा था। तो वो जो कॉस्ट है वो हमेशा उस फंड से जनरेटेड रिटर्न से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट नीड टू बी इंश्योर्ड। इसको हमें क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है। कहने का मतलब कि सपोज अगर हमारे पास फंड है, बट उस फंड को हम अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज ना कर पाए तो क्या हो, है ना। अगर हम अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज ना कर पाए, गलत तरीके से यूटिलाइज कर लें, राइट, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे मान लो, ऐसे सोचो आप, एक एग्जांपल लो छोटा सा। मान लो डिमांड है मार्केट में 100 यूनिट्स का, ठीक है, और हम एसी मैन्युफैक्चरर हैं। क्या बनाते हैं, एसी बनाते हैं। डिमांड है मार्केट में कितने का, 100 यूनिट्स का, और हम एसी मैन्युफैक्चरर हैं। हमने क्या किया, मार्केट से फंड बोरो किया, मान लो 100 CR का, ठीक है, और इस फंड को हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया एक प्लांट में, एक फैक्ट्री बनाई प्रोडक्शन के लिए। और उस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है, तो फैक्ट्री की कैपेसिटी है वो 400 यूनिट्स की है ना। क्या कैपेसिटी है, 400 यूनिट्स की है। तो हमने क्या किया, 100 करोड़ लगाए और प्लांट, बहुत ही मॉडर्न प्लांट बनाया, बहुत ही एडवांस मशीनरीज लगाई, और उस प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, 400 यूनिट तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट डिमांड मार्केट में कितने का है, 100 यूनिट का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्लांट कभी भी अपने ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर पाएगा। और अगर ये अपने ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसका यूटिलाइजेशन जो है, क्या वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा। हमने कहा सर आपका फंड स्टक हो गया, आपका पैसा फंस गया, आपने 400 यूनिट का प्लांट बना दिया, 100 यूनिट का डिमांड है, 300 यूनिट तो आप वैसे ही प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, करोगे तो रखोगे करा, क्या करोगे, उसका इन्वेंट्री क्या होगा, बढ़ेगा, पड़ा रहेगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये यूटिलाइजेशन इसका ऑप्टिमम नहीं हो रहा है ना, हमारा फंड क्या हो गया, फंस गया। तो जो रिटर्न हम गेन करेंगे पता चलेगा उसको क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा फंड का कॉस्ट है जो एक तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ये जो कॉस्ट है ये हमारे प्रॉफिट को क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। करेगा या नहीं करेगा, प्रॉफिट को क्या करेगा, सेट ऑफ कर देगा। क्योंकि हम 100 यूनिट तक ही बेच पा रहे हैं, तो बाकी जो पैसा बचा वो क्या हो गया, कॉस्ट में कन्वर्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पैसे को कहाँ लगाएं और कितना लगाएं, है ना, कहाँ लगाएं और कितना लगाएं। और इसी के लिए हम वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बजट। व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है, बजट हो गया एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब ये फाइनल नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, टेंटेटिव होता है ना। ये क्या हो सकता है, हमने कुछ एस्टिमेट किया, हमने कुछ फोरकास्ट किया, हो सकता है हमारा फोरकास्ट क्या हो, गलत हो, और गलत ही होगा, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी भी आप कैलकुलेट कर नहीं पाते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। और कभी कभी उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ना कई कई गुने का क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है ना। कुछ भी काम सोचो सोचो सोचो, आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या करते हो, बजट डिसाइड करते हो ना अपना। लेकिन क्या ये बजट एग्जैक्ट होता है क्या। आपने कहा मान लो घर बनाने में आपको, बिल्डिंग बनाने में आपको 1 करोड़ का एक्सपेंस आएगा, तो आपने मोटा मोटी कह दिया 1 करोड़। हो सकता है ये 1.5 करोड़ चला जाए, हो सकता है ये 75 लाख में हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो बजट क्या होता है, एक टेंटेटिव होता है, एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो हमारे पैसे लगेंगे उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शो कर लेते हैं एक डॉक्यूमेंट पे, उसी को क्या बुलाते हैं, बजट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना बजटिंग के सारे फीचर्स होते हैं। जैसे हम बजट बनाते हैं ना, तो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बजटिंग के सारे फीचर्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। हम किसकी बजटिंग कर रहे हैं, कैपिटल की बजटिंग कर रहे हैं। तो हम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा कैसे होगा, है ना, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर 2 प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, तो हम क्या करते हैं, दोनों का एस्टिमेशन करते हैं
दोनों का एस्टिमेशन करने के बाद वी कम टू कंक्लूजन कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा रिटर्न लेके आएगा, तो जो ज़्यादा रिटर्न लेके आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा. तो सिंस इट हैज़ ऑल फीचर्स ऑफ बजटिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. कैपिटल क्यों कहा गया? कैपिटल इसलिए कहा गया कि हम किस चीज़ की बजटिंग की बात कर रहे हैं, कैपिटल की, फंड की, है ना. इसलिए इसको क्या कहा गया, कैपिटल बजटिंग कहा गया. तो क्या बोलोगे, इट हैज़ ऑल फीचर्स ऑफ व्हाट, बजट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग. इसलिए हम चैप्टर को क्या बुलाते हैं, कैपिटल बजटिंग बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं, कैपिटल बजटिंग. जल्दी करना, हो गया ना. क्या करते हैं हम, कैपिटल बजटिंग कहते हैं इसको. डन. तो व्हाट इज, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो. अगर हम कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे, ये किस चीज से कंसर्न है, ये किस चीज से कंसर्न है. तो आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न विद, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न विद किससे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यस और नो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. फंड का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. अकॉर्डिंगली वी टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हमने कहा हम प्लांट में, यहाँ 400 यूनिट वाले प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये डिसीजन गलत था, गलत था ना, क्योंकि डिमांड तो 100 यूनिट का ही था और हमने क्या किया, ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया. और ये जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इसका जो कॉस्ट है वो हमारे प्रॉफिट को क्या कर रहा है, सेट ऑफ कर दे रहा है. तो हम जो फ़ायदा निकाल सकते थे वो फ़ायदा अब हमें इस प्लांट से मिलने वाला नहीं है. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एंड दिस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड विल हेल्प यू टू व्हाट, आप कहते हैं मैक्सिमाइज वेल्थ. यहां से हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू मैक्सिमाइज वेल्थ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू मैक्सिमाइज वेल्थ. कैसा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. तो हमने कहा, तो इन जनरल बताओ, मान लो मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, है ना, एक दो केस हैं आपके पास, 100 रुपये देता हूँ मैं आपको, और 100 रुपये देने के बाद मैंने कहा अगर ये 100 रुपये हैं, एक दो तरीके हो सकते हैं. ये 100 रुपये का एक काम करो, आप एक कोई सामान खरीदो तो उस पर आपको 10 रुपये की बचत हो जाएगी. और फिर कोई दूसरा सामान मैं कहता हूँ आपको, 100 रुपये खर्च करके दूसरा सामान खरीदो, इस पर आपको बचत तो नहीं होगी, या फिर 2 रुपये की बचत होगी. तो आप क्या कहते हैं कि सर इसमें इसमें क्या है, मेरे को ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं इसमें पैसा लगाऊंगा ना, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा. और इसमें मेरा क्या है, कम फ़ायदा है, तो इसमें मैं पैसे नहीं लगाऊंगा. है या नहीं है ना. इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ज़रा सोचो, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न है 50%, और मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न है 75%. ठीक है, तो दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, एक 50% का, एक 75% का रिटर्न है इनका. मैं कहता हूँ इस प्रोजेक्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 50 करोड़ लगाने होंगे. इस प्रोजेक्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख लगाना होगा, है ना. तो बताओ आप किस में पार्टिसिपेट करोगे, क्यों. अच्छा, और कुछ, ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें रिटर्न. हाँ, तो लाओ 50 करोड़ रुपये लाओ, दो 50 करोड़, नहीं दो ना मेरे को 50 करोड़. आप बोल रहे हो इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, अभी बोला ना आपने, तो मैं ये मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ये सीरियस सही बात है. 75% का रिटर्न दूंगा, 50 करोड़ रुपये देने होंगे. तो मैंने कहा दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैं आप लोगों को एक बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूँ, और इट्स अ ट्रू थिंग, मतलब ये कोई ऐसा जोक नहीं हो रहा है. दो प्रपोजल है, एक है प्रोजेक्ट 1, एक है प्रोजेक्ट 2. प्रोजेक्ट 1 में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके इन्वेस्टमेंट का 50% रिटर्न दूंगा. प्रोजेक्ट 2 में मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 75% रिटर्न दूंगा. लेकिन प्रोजेक्ट 2 जो है उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेरे को आपसे चाहिए वो 50 करोड़ का चाहिए. प्रोजेक्ट 1 में आपसे इन्वेस्टमेंट मेरे को 1 लाख का चाहिए.
प्रोजेक्ट 2 लोगे? हाँ, ऐसे होने चाहिए ना। तो हम कहते हैं सर ये 50 करोड़ रुपया कह रहे हो आप, ये तो बवाल है सर, है ना, इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास। अरे ये कहाँ से लेके आए? 50 लाख में भी दिक्कत हो जाती। आप कहाँ पेरेंट्स को बोलोगे ना, मम्मी पापा को बोलोगे 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, सर ने बोला 75% रिटर्न, टांग देंगे वो पंखे पे उल्टा, है ना। 1 लाख तो खुद भी मैनेज कर लेंगे सर, कर लेंगे ना। तो हम कहते हैं सर ये, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि फंड का होना भी क्या है, जरूरी है ना। फंड का होना भी क्या है, जरूरी है। अगर, अब जरा सोचो, अगर मान लो एज्यूम करो कि हमने कहा कि जो 50 करोड़ हैं, तो हमने कहा सर ये फंड जो है इतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, और इतना पैसा हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे फिर इतना पैसा? तो हमारे पास अकॉर्डिंगली हम किस पे शिफ्ट कर जाएंगे? 1 लाख वाले पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये फंड क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें इन्हीं चीज़ों को वर्कआउट करना होता है कि हम किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि हम अपने वेल्थ को क्या करें, मैक्सिमाइज करें, और जो हमारा फंड है उसका क्या हो पाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, बेस्ट यूटिलाइजेशन फंड का हो पाए। इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो क्या ध्यान में रखना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एक ही बात को ध्यान में रखना है, क्या रखोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसमें क्या क्या होता है जरा देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। नंबर 2, estimation and evaluation of cash flow, estimation and evaluation of cash flow। और तीसरा है आपका सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपको चाहिए इसमें से जो आपके लिए सुटेबल हो रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। जो सिलेक्शन होगा प्रोजेक्ट का वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्या करने के लिए, क्या करना है हमें, किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, वेल्थ को, शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, या कंपनी के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, आप जो भी ध्यान में रखना चाहो। तो जो सिलेक्शन होगा वो इस आधार पे होगा कि हम कंपनी के वेल्थ को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। ठीक है, ये 3 चीजें होती है। अब जरा ध्यान देना सब इधर। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो क्या प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी गिवन। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। दूसरा एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लो। जब हम कैश फ्लो का एस्टिमेशन करते हैं ना, कैश फ्लो का एस्टिमेशन करते हैं, इट ऑलवेज पोस्ट टैक्स। कैसे करते हैं, पोस्ट टैक्स हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, राइट। एंड देन देयर द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा हमारे को रिटर्न दे रहा होगा उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जहाँ रिटर्न क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ वैल्यू क्या हो रहा है, या वेल्थ क्या हो रहा है, वेल्थ क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैश फ्लो हमेशा किस आधार पे कैलकुलेट होता है, पोस्ट टैक्स बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लो एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो बताओ कितने स्टेप्स हो गए। कैपिटल बजटिंग में क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर उनको एस्टिमेट किया, इवैल्यूएट किया, एंड देन वी डू व्हाट, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। So these are 3 steps, and there are a lot of things what we have to consider while doing this. हम उसकी बात करेंगे वो, ठीक है, डन। नोट कर लिया।
क्या प्रोसीजर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे? आ जाना। प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बस्टिंग। प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बस्टिंग। प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बस्टिंग। जब प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बस्टिंग की हम बात करें तो कैपिटल बस्टिंग का क्या प्रोसीजर होगा, तो इसमें हमारे को 3 स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, आ जाओ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू एस्टिमेट द कैश फ्लो। स्टेप 1 में क्या है हमारा, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कैश फ्लो को एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज कब से कब तक, तो आप कहते हैं ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे ही हमने कहा एंटायर, ओवर एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। मान लो अगर आपको मैंने 2 प्रोजेक्ट आपके सामने रखे और मैंने कहा इन 2 प्रोजेक्ट का कैश फ्लो एस्टिमेट करो, तो आपको क्या करना है, दोनों ही प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ का क्या करना है, कैश फ्लो को एस्टिमेट करना है। जब कैश फ्लो के एस्टिमेशन की बात आती है तो ये कैसे होता है ना, तो इसमें ना सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले इस बात को समझो, जो कैश फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों आएंगे। कौन कौन सा आएगा, एक हो गया कैश इनफ्लोज, ठीक है, और एक हो गया कैश आउटफ्लोज। तो इनफ्लोज का मतलब क्या हुआ, प्लस हो गया ना, और आउटफ्लोज का मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ। तो दोनों तरह का कैश फ्लो हमारे को दिखाई देगा, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो इन सबको हमें क्या करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। और कब से कब तक कह रहे हैं, एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ के ड्यूरेशन में हमें क्या करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। अब जरा सोचो कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो एस्टिमेशन है ये टेंटेटिव वैल्यू है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये जो एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन क्या होगा, इजी होगा या टफ जॉब होगा, बहुत ही टफ जॉब होगा। तो सबसे पहली बात है कि ये क्या है, बहुत ही टफ टास्क है। क्यों कह रहा हूं मैं इसको टफ टास्क, पता चला हमने क्या किया, 100 करोड़ का एस्टिमेशन किया और 500 करोड़ खर्च हो गए, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम कहते हैं इट्स एस्टिमेशन, इट्स अ टेंटेटिव थिंग, और ये बहुत लार्ज स्केल पे क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी टफ टास्क। एस्टिमेट करना क्या है, बड़ा ही मुश्किल काम है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एस्टिमेशन होता है ना, कैश फ्लो के एस्टिमेशन में मेनी पीपल विल गेट इन्वॉल्व, यस और नो, बहुत सारे लोग क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। कैसे, हम क्या कहते हैं कि वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और सारे डिपार्टमेंट्स का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट, सारे डिपार्टमेंट का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं कैपिटल आउटलेज, कौन बताएगा, बताओ मेरे को, कैपिटल आउटलेज कौन बताएगा। जैसे हम कहते हैं डिफरेंट कैश फ्लो कंपोनेंट को अगर आप गौर से देखो तो, जैसे आप कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन बताएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास, कैपिटल आउटलेज है हमारे पास। और फिर हम कहते हैं टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन, कौन बताएगा, टैक्स एंड इंटरेस्ट बर्डन, ये कौन बताएगा। तो यू विल सी दैट कि सारे डिपार्टमेंट से आपको क्या मिल रहे होंगे, आपको इनपुट मिलेंगे, तब जाके आप क्या कर पाओगे, कैश फ्लो को एस्टिमेट कर पाओगे ना। जैसे हमने कहा कैपिटल आउटलेज कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले ना, कौन बताएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा करते जाओ, है ना। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन बताएगा, आपका प्रोडक्शन बताएगा, प्रोडक्शन ही नहीं बताएगा, मतलब प्रोक्योरमेंट वगैरह सब एक्सेट्रा करते जाओ, ठीक है। और टैक्स और इंटरेस्ट कौन बताएगा, जो आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है ना, वही बताएगा ना, एक्सेट्रा कर दो। इसका मतलब क्या है कि देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी पीपल फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, यू विल बी गेटिंग व्हाट, इनपुट, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो। ठीक है, अब ये जो भी कैश फ्लो है,
क्या कहा था हमने, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स पे? पोस्ट टैक्स पे। लेकिन सबका सब हम कहाँ लेके जाते हैं, पोस्ट टैक्स लेके जाते हैं। सो एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो ओवर एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। सो इसमें एस्टिमेशन में क्या होता है, हम कहते हैं सर थोड़ा ये मुश्किल है, मेनी पीपल विल गेट इन्वॉल्व फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विल बी गेटिंग इनपुट एंड बेस्ड ऑन दैट द कैश फ्लो विल बी एस्टिमेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। और सारे कैश फ्लो के कैटेगरीज को हमें क्या करना होगा, समझना। ठीक है, अब हम कहते हैं, कैसे हम कह रहे हैं एंटायर लाइफ साइकिल, ठीक है, इसको जरा देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट में जो हमारा कैश फ्लो है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इसको हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। सो हाउ वी सी दिस, हमने कहा मान लो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। और ऐसा मानते हैं, मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल का है। 5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइफ साइकिल क्या है, 5 साल का है, 5 ईयर्स का है, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद ये प्रोजेक्ट क्या होना है, खत्म होना है। तो ये जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया, ये होगा 0 ईयर। ये क्या हो गया मेरा 0 ईयर, मतलब अब ये इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो 0 ईयर में हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट, है ना, क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया। तो मान लो ये जो है हमारा, ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये 0 ईयर में है। तो ये हमारा क्या हो गया, आप कहते हैं सर ये आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया ना, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये आउटफ्लो या इनफ्लो है, ये हो गया आउटफ्लो, माइनस दिख दिया मैंने। ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो मैंने कब किया, 0 ईयर पे किया। अब देखो क्या हुआ, ये मेरा हो गया ईयर 1, ठीक है। ये हो गया ईयर 2। लाइफ साइकिल क्या है इसका, कितने साल का, 5 ईयर्स का। ये हो गया ईयर 3, ये हो गया ईयर 4 और ये हो गया ईयर 5, है ना, ईयर 3, 4, 5, राइट। अब क्या हुआ, हमने ऑपरेट किया तो वी आर गेटिंग व्हाट, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हमारे को क्या हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो मान लो फर्स्ट ईयर का रिटर्न जो था, लेट्स एज्यूम कि फर्स्ट ईयर का रिटर्न मेरा 10,000 का था। कितने का था, 10,000 का था, ठीक है। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, 15,000 का हमारे को प्रॉफिट मिला, राइट। थर्ड ईयर में लेट्स से हमारे को 40,000 का प्रॉफिट मिला। फोर्थ ईयर में लेट्स से हमारे को 30,000 का प्रॉफिट मिला, ठीक है। और फिफ्थ ईयर में लेट्स से हमारे को 15,000 का प्रॉफिट मिला, राइट। तो हमने यहाँ क्या कह दिया, 15,000 का प्रॉफिट मिला हमारे को, कहाँ जाके, फिफ्थ ईयर में। अब ये तो मेरा एंड पॉइंट है, यहाँ आके मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तो हम कहते हैं सर दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ साइकिल ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ आके आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, बंद होगा। जैसे ही प्रोजेक्ट बंद हुआ तो जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ असेट्स में, है ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया था, हमने असेट में पैसे लगाए थे ना। हमने जो असेट्स में पैसे लगाए थे वो असेट्स हम क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, यहाँ हटाएंगे। जब हम असेट हटाएंगे तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, वी विल गेट द मनी, राइट। हम क्या कहते हैं कि यहाँ जाके जो टोटल मेरा जो असेट का वैल्यू था जो मैंने बेचा, लेट्स से वो हमारा 1 लाख का था, तो जो हमने यहाँ कितने में खरीदा था, 2 लाख में, वो हमने 1 लाख में क्या कर दिया, बेच दिया। या 1 लाख में नहीं बिकेगा, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, कम कर देते हैं। कितने में बेचा, 50,000 में बेचा। ध्यान देना सब, कितने में बेचा, 50,000 में बेचा। और फिफ्थ ईयर्स का मेरा रिटर्न कितने का था, 50,000 का था। तो हमने क्या कहा, 50,000 प्लस 15,000, 50,000 प्लस 15,000, यानी कि ये फाइनल फ्लो मेरा क्या हो गया, 65,000 का। और प्रोजेक्ट मेरा क्या हो गया, एंड हो गया, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। और हम पूरे लाइफ साइकिल में क्या देखना चाह रहे हैं, कैश फ्लो को देखना चाह रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं पोस्ट टैक्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या कंपोनेंट हम इंक्लूड करें, क्या कंपोनेंट इंक्लूड ना करें, जैसे हम कहते हैं, अब दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है संक कॉस्ट, एक होता है आप बात कर लो डेप्रिसिएशन की, और आप बात कर लो फाइनेंशियल चार्जेस लाइक योर इंटरेस्ट की, तो है ना। उन सबको कैसे ट्रीट करेंगे वी विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। ठीक है, ये है हमारा क्या एस्टिमेशन, क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लोज को हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है ना, ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो गया एस्टिमेशन। आते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में हम कहते हैं अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव है उन्हें क्या करो, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव। ये जो इवैल्यूएशन होता है इसमें कुछ डिसीजन क्राइटेरिया को आप यूज करते हैं, यूजिंग डिसीजन क्राइटेरियाज, यूजिंग डिसीजन क्राइटेरियाज। एंड स्टेप थ्री, now we determine minimum required rate of return। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है लास्ट में जाके, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, WACC की। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न used as discount rate, used as discount rate। कितने स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप्स हो गए ना टोटल। पहले स्टेप में क्या कहा, एस्टिमेशन, दूसरे में इवैल्यूएशन, और तीसरे में क्या डिटरमिन करना है हमें, डिस्काउंट रेट। क्या डिटरमिन करना है, डिस्काउंट रेट को हमें डिटरमिन करना है। तो ये 3 स्टेप में हम क्या करेंगे, कैपिटल बस्टिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट करें। राइट। तो जैसे ही ये 3 स्टेप को अगर आप देखो तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी प्राइमरीली, है ना। आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहला हो जाता है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या हो जाता है, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। सबसे पहला क्या हो जाता है हमारा, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। एंड सेकेंड इज योर कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, डिसीजन क्राइटेरिया जिसको कह रहे हैं, तो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, है ना। एंड ऑफ कोर्स हमें क्या करना होता है, फिर रिस्क एनालिसिस भी करना होता है ना। सो 2 चैप्टर बनाए गए, है ना। एक में तो आप क्या करते हैं, कैश फ्लो और टेक्निक पढ़ लेते हैं, और दूसरे में आप रिस्क एनालिसिस पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे को 2 चीज़ों को क्या करना है, प्राइमरीली कवर करना है। हम स्टार्ट करेंगे पहले किससे, कैश फ्लोज। ये हमारा पहला सेक्शन होगा और ये हमारा दूसरा सेक्शन होगा चैप्टर का। सेक्शन कितने सेक्शन में तोड़ा गया चैप्टर को, 2 सेक्शन में। ये सेक्शन 1 हो गया और ये सेक्शन 2 हो गया। आज की क्लास में हम किसको शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन 1 को, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। हेडिंग कर लेना, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश। Estimation of project cash flows. Done. लिख लिया सबने। तो बताइए क्या करना है हमारे को, किस चीज़ को एस्टिमेट करना है, कैश फ्लो को एस्टिमेट करना है ना। तो कैश फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करें, ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट, यस और नो। और आप देखो जरा लाइफ साइकिल का जो आपने टाइमलाइन बनाया है, उस टाइमलाइन में आपको क्या दिख रहा है, उस टाइमलाइन में आपको क्या दिख रहा है, 3 कंपोनेंट आपको दिखेगा ना। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, कैटेगरीज देखनी होती हैं, कैश फ्लो की कितनी कैटेगरीज हमारी बन रही हैं। ठीक है, देखो फिर से
यहाँ देखो कैश फ्लो की कितनी कैटेगरीज हमारी बन रही है ना। तो सबसे पहला कैटेगरी तो ये है जो हमने 0 ईयर पे किया है ना, जहाँ हमने क्या किया, पैसा लगाया शुरू में है ना। तो जो भी हमारा काम था अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, 0 ईयर में वो पैसा लगाया, 2 लाख का हमने क्या कर दिया, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये सिर्फ असेट में ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जहाँ हमने सिर्फ असेट की बात कर दी, असेट में ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ऑफकोर्स वर्किंग कैपिटल का भी आपको कुछ ना कुछ रखना होगा। और फिर आपका क्या है, फिर आपका ऑपरेशन है यहाँ, तो आपका ऑपरेशन से क्या आ रहा है, फ्लोज आ रहे हैं है ना। और जरा गौर करो, फर्स्ट 0 ईयर में तो कोई इनफ्लो नहीं आया ना, 0 ईयर में कोई इनफ्लो नहीं आया, लेकिन जब आप 4th ईयर के बाद 5th ईयर में जाते हो तो 5th ईयर में आपको दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो इनफ्लो आ रहा है और दूसरा जो आपने असेट बेचा, राइट, तो जो आप क्लोज कर रहे हो ना प्रोजेक्ट को यहाँ, उससे भी क्या मिल रहा है आपको, पैसा मिल रहा है। तो अब जब 5th ईयर में जाते हैं तो इसमें दोनों कंपोनेंट है, इसमें क्या है, दोनों कंपोनेंट है, ठीक है। तो 3 चीजें, 3 लेवल हमारे को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा लेवल दिखाई दे रहा है बताओ, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया बीच वाला। तो ये जो बीच वाला है इसको कई तरह से हम बुलाते हैं है ना। ये तो इनिशियल हो गया, ये मेरा हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो या इनिशियल कैश फ्लो बोलो है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो या इनिशियल कैश फ्लो बोलो। और ये मेरा क्या हो गया, इसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोल दें, ये मेरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हो गया, या इसको हम क्या कह दें, इंटरिम कह दें, इंटरिम कैश फ्लो कह दें, या इसको हम क्या कह दें, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो कह दें, एक ही बात है, जिस तरह से भी बुलाना चाहो है ना। ऑपरेटिंग कह दो, इंटरिम कह दो, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो कह दो। तो दूसरा कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया ना। और फिर तीसरा आता है जहां हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। ये क्या हो गया मेरा, टर्मिनल कैश फ्लो हो गया। तो कितने कैटेगरीज हो गए कैश फ्लो के, 3, कौन कौन से, इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल। कितने कैश फ्लो के कैटेगरीज हो गए, 3 कैटेगरीज हो गए। और इन 3 कैटेगरीज को हमें क्या करना है, देखना है, कौन कौन सा हो गया, इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ना, इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल। टर्मिनल में दोनों आएंगे ना, एक तो हमारा जो कैश फ्लो रेगुलर आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हाँ नहीं तो 5th ईयर में तो आ रहा है ना, लेकिन 0 ईयर में नहीं आ रहा था क्योंकि अभी तो काम ही शुरू किया है हमने। 5th ईयर में हमारे को ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो होगा, और साथ ही साथ जो असेट था वो हमने बेच दिया क्योंकि हमारे को प्रोजेक्ट बंद करना है, तो वहां से भी हमारे को कैश मिलेगा है ना। अब गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वो अलग एस्पेक्ट है, तो अभी हम देखेंगे, जब हम कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम सारे कंपोनेंट को करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जो बेचा, मान लो टोटल असेट जो है हमारा वैल्यू था 10,000 का और हमने बेचा 20,000 में, जो जनरली होता नहीं है, तो फायदा हो गया। और मान लो अगर 10,000 का था, हमने बेचा 8,000 में, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया है ना। अच्छा जरा गौर करो आप, जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट को छोड़ो, अभी टर्मिनल पे ही हो, जब हम टर्मिनल पे गए और टर्मिनल पे अगर मान लो हमने ज़्यादा में बेचा, ज़्यादा में बिका मेरा असेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल गेन, क्या लगेगा उस पर, टैक्स, क्या लगेगा, टैक्स। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, नुकसान होगा ना। और अगर हम कहते हैं अगर लॉस हुआ तो कम में बेचा तो टैक्स क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उन सब एस्पेक्ट को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, बिकॉज दीज ऑल कैश फ्लोज आर पोस्ट टैक्स। ये सारे कैश फ्लोज क्या है, पोस्ट टैक्स। यहाँ दोनों कंपोनेंट आ गए है ना, हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया, और जो हमने बेचा उसको हम क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू कह देते हैं, कभी कभी सेल वैल्यू कह देते हैं, सेल प्राइस कह दो आप है ना, या स्क्रैप कह देते हैं। तो आप अलग अलग टर्म्स उसके लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम चलते हैं एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, हेडिंग कर लेना, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, estimation of project cash flows, estimation of
प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। कितनी कैटेगरीज हमने बनाई? 3। कौन कौन सा? इनिशियल, ऑपरेटिंग, टर्मिनल। इनिशियल, इंटरिम, टर्मिनल, है ना? तो कितने हमने कैटेगरीज बनाए? 3 कैटेगरीज। तीनों कैटेगरीज को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है, मान लो। अब यहां 2 सिचुएशन हो सकते हैं, पहले दोनों सिचुएशन को दिमाग में रखो। देखो सिचुएशंस कितने हो सकते हैं हमारे पास? 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। एक सिचुएशन हो सकता है कि सिचुएशन 1 जो है वो हमारा ये है कि बिल्कुल ही न्यू इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, बिल्कुल ही न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है ना? तो हमारे पास कोई प्रायर असेट नहीं है, नो प्रायर असेट। हमारे पास कोई प्रायर असेट नहीं है। व्हेन आई से असेट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ करंट एज वेल एज फिक्स्ड। कोई असेट हमारे पास नहीं है, हमने शुरू ही किया है अभी, है ना? एक सिचुएशन ये हो सकता है। एक सिचुएशन क्या हो सकता है? एक सिचुएशन 2 क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ ओल्ड असेट्स पड़े हुए हैं, है ना? तो हमारे पास मान लो क्या कह रहे हैं हम, कुछ ओल्ड मशीन्स हैं, राइट? हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको बेच दे रहे हैं, राइट? और प्लस क्या लेके आ रहे हैं? न्यू मशीन्स लेके आ रहे हैं। ये भी सिचुएशन हो सकता है ना? हमने क्या किया? ओल्ड मशीन्स को हटाया और फिर क्या लेके आ गए? न्यू मशीन्स को लेके आ गए। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, राइट? हम दोनों सिचुएशंस को हमें क्या करना होगा? साथ में ट्रीट करना होगा ना? क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं? एक, हमारे पास पहले से कुछ नहीं था, हमने एक नया मशीन खरीदा और लगाया। और दूसरा, हमारे पास पहले से मशीन था, तो जो पहले से मशीन था उसको क्या करोगे? बेचोगे ना? उसको बेच के क्या करोगे? नया मशीन लगाओगे, है ना? तो मान लो जैसे ये सिस्टम है ना? अभी तो रनिंग बिजनेस है, हम कह रहे हैं कि हम इसको हटाना चाहते हैं, तो इसकी जगह कोई नया सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ब्रांड न्यू है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम सब कुछ क्या करेंगे? शुरू में इन्वेस्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में तो हम कहते हैं क्या क्या कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं? कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज। कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज। तो पहली कैटेगरी क्या है हमारे पास? तो हमने कहा इनिशियल कैश फ्लो, इनिशियल कैश फ्लोज या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सेकंड क्या था हमारा? इंटरिम कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और तीसरा हमारे पास क्या था? टर्मिनल कैश फ्लो। और सिचुएशंस हमारे पास कितने लेके चल रहे हैं? 2 सिचुएशंस लेके चल रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इनिशियल कैश फ्लो, इंटरिम कैश फ्लो एंड टर्मिनल कैश फ्लो। चलो हम देखते हैं सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो को। इनिशियल कैश फ्लो का मतलब है हमारा सर शुरू में जो हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना? इनिशियल कैश फ्लो का मतलब है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होगा बालक? आप क्या बोलोगे? ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है ना? ये क्या है मेरा? ये आउटफ्लोज है, ऐसा जा रहा है ना बाहर। ये क्या है मेरा? ये आउटफ्लोज है, मतलब नेगेटिव है। मतलब क्या है? नेगेटिव है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है? क्या क्या कंपोनेंट होंगे कैश आउटफ्लो का व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सबसे पहले क्या आया कि मान लो अगर हम किसी भी तरह का असेट खरीद रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा? तो हम कहते हैं सर कॉस्ट आ गया आपको असेट का, कॉस्ट ऑफ आर फिक्स्ड एसेट, है ना? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो कितने में हमने खरीदा? हमने कहा सर एज्यूम करो हमने 10,000 रुपये में खरीदा, तो 10,000 क्या हो गया मेरा? असेट का कॉस्ट आ गया। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। एज्यूम करो कि ये कोई मशीन है, हमने क्या किया? किसी तरह का मशीन खरीदा, किसी तरह का इक्विपमेंट खरीदा। व्हाट हैपेंस इज कि इस इक्विपमेंट का सेटअप करने का भी कॉस्ट आता है, ठीक है? अच्छा, इससे पहले क्या हो सकता था? जरा ध्यान दो,
ये हमने एक प्रोजेक्ट सोचा, तो सम टाइम व्हाट वी डू इज कि हम इस प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए हमने किसी कंसल्टेंट को हायर किया, ठीक है। और उस कंसल्टेंट को हमने कहा कि आप मेरे को इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करके बताओ, राइट। अब ये जो कंसल्टेंट था इसने क्या किया, प्रोजेक्ट को स्टडी किया, और प्रोजेक्ट को स्टडी करके उसकी फिजिबिलिटी इसने हमें बताई, सारी डिटेल्स हमारे को दिए। इसके लिए कंसल्टेंट को हमने क्या किया था, 10,000 रुपये का पेमेंट किया था, है ना। 10,000 रुपये का क्या किया था, पेमेंट किया था कंसल्टेंट को। तो दिस इज कॉल्ड एज संक कॉस्ट एंड दिस वॉन्ट बी कंसिडर्ड। प्रोजेक्ट से पहले जो आपका ये कॉस्ट आया, मान लो क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह का कोई कॉस्ट शो कर देना कि हमने कंसल्टेंट को दिया था शुरू में, उसका ट्रीटमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, हम इसको थोड़ी ही कंसीडर करेंगे इसमें, क्योंकि तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है। जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वहां से लेके कहाँ तक, टर्मिनेशन तक, तो आपने पहले जो खर्च किया था कंसल्टेंट को देने में, ये पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहां से शुरू करते हैं, जहां से हमने मशीन को क्या किया, खरीदा। तो दिस इज संक कॉस्ट। तो क्या ये कंसीडर होगा, तो आप कहते हैं नॉट कंसीडर्ड इन कैश फ्लो, नॉट कंसीडर्ड इन कैश फ्लो। इसको हम कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड इन कैश फ्लो। हमने मशीन क्या किया, खरीदा। अब मशीन को जब हमने खरीदा तो सम टाइम व्हाट हैपेंस, इस मशीन को हमें क्या करना होता है, सेटअप कराना होता है, यानी कि इस मशीन का क्या करना होता है, इंस्टॉलेशन करना होता है। क्या करना होता है, इंस्टॉलेशन करना होता है या सेटअप कराना होता है। तो इंस्टॉलेशन और सेटअप का कॉस्ट भी आता है, एंड दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये पैसा बाहर गया, है ना। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स आ गया, प्लस कौन सा कॉस्ट आ गया, सेटअप कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट आ गया, सेटअप कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स एंड सेटअप कॉस्ट, ठीक है। तो मशीन लाया, मशीन लगा दिया, है ना। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, मशीन लाया, मशीन को इंस्टॉल कर दिया, कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी इसलिए यहां खत्म नहीं होती क्योंकि अब हम कहते हैं सर मशीन लगा दिया, मशीन को इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ तो हो गया, बट ये चलेगा कैसे। जब भी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हम प्रोविजन रखते हैं किसका, वर्किंग कैपिटल का, है ना। वर्किंग कैपिटल रखोगे ना, हमने क्या कहा कि वी नीड टू हैव सम वर्किंग कैपिटल। तो हमारे को जैसे मान लो हमने सामान बनाना है, तो हमने क्या करना है, मटेरियल वगैरह खरीदना होगा, हमने सामान बना के बेचना है, तो कस्टमर को हमें क्रेडिट देना होगा ताकि हम अपने सेल को क्या कर सके, बढ़ा सके। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास प्रोविजंस होने चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड हियर इज वर्किंग कैपिटल। क्या लेके आ जाएंगे, हमने कहा सर वी नीड टू हैव सम वर्किंग कैपिटल हियर। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब हम वर्किंग कैपिटल को भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा रोक लेंगे, ठीक है। इसको क्यों रोक लेंगे, क्योंकि हम सिचुएशन 2 को साथ में कंसीडर करते हुए चले तो क्या होगा, दोनों सिचुएशन को एक साथ लेके चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। तो इसमें कितने कंपोनेंट आ गए, 3 कंपोनेंट आ गए। कौन कौन सा, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल आ गया। अगर सिचुएशन 2 है तो क्या होगा बताओ, पुराने मशीन को क्या करेंगे, बेचेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सेल ऑफ ओल्ड असेट या ओल्ड मशीन, उससे जो हमारे को पैसा आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब सिचुएशन 2 को भी लेके चले तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल को फिर हम लास्ट में कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स प्लस सेटअप कॉस्ट माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड असेट प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। सेविंग था तो फ्लो इनफ्लो हो गया, जैसे इनफ्लो हुआ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आइए ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या इसी को हमने क्या कहा, इंटरिम कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इंटरिम कैश फ्लो, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इंटरिम कैश फ्लो। डन। देखो अब यहां दो तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दो तरीके इसके हो सकते हैं कैलकुलेशन के।
कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि आपको सेल्स दिया हो, ठीक है, और एक तरीका ये हो सकता है कि आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो। अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट क्या है? गिवन है, राइट, नेट प्रॉफिट इज गिवन। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब पी एंड एल बना हुआ है, इसका मतलब पी एंड एल बना हुआ है, पी एंड एल बना हुआ है तो आपको आपको नेट प्रॉफिट क्या है? गिवन है, राइट। और एक तरीका हो सकता है कि आपको पी एंड एल बनाना पड़े, मतलब यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स। याद होगा कि सेल्स में से हम क्या करते थे? पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते थे, तो क्या मिल जाता था? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देते थे, निकालते थे ना, ईबीआईटी मिलता था। फिर इंटरेस्ट को हटाते थे तो ईबीटी मिल जाता था, उस पर क्या लगा देते थे? टैक्स लगा देते थे। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। तो ये वाला जो मेथड है ना, जब हम सेल से स्टार्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और ये वाला है इनडायरेक्ट मेथड। तो दोनों तरीके हो सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करने का। तो ये कैसा मेथड हो गया मेरा? इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है मेरे पास? नेट प्रॉफिट गिवन है, और नेट प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट कर लेना होगा, और ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से, है ना। तो क्या क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपोनेंट को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये कहानी शुरू होगी कहाँ से? ये, अच्छा ये क्या है? ये इनफ्लोज है ना, ये क्या है? इनफ्लोज है। तो बी पॉइंट क्या है मेरा? इनफ्लोज है। मतलब ये क्या है? ये प्लस है, ये क्या है मेरा? प्लस है, राइट, इनफ्लोज है। अच्छा, इनफ्लोज पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ये जरूरी है क्या? नहीं ना। डायरेक्ट मेथड में देखो कैसे करोगे, शुरू करोगे कहां से? हमने कहा सर हमारे पास पहले क्या आ गया? सेल्स, है ना, ये मेरा इनफ्लोज है। जो भी हमारा सेल हुआ ये क्या था? मेरा इनफ्लोज था। अब हम कहते हैं लेकिन सेल से हमें क्या करना होता है? हटाना होगा हमारे वेरिएबल कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और सेल का क्या रिलेशन है बताओ? सेल का वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट होता है। ये क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट होता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि सर इसका रिलेशन ये है कि जब सेल बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या जाता है? पर यूनिट जाता है। लेकिन सेल और फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है रिलेशन? तो हम कहते हैं सर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है एट एनी लेवल ऑफ सेल। तो सेल के बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ता, ये क्या रहता है? और इसी का तो फायदा मिलता था, इसी का क्या मिलता था? फायदा मिलता था, आपने पढ़ा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं इसको? सेल माइनस, पहले किसको हटाया? वेरिएबल कॉस्ट को। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या हम अपना फॉर्मेट क्यों खराब कर रहे हैं? सेम फॉर्मेट पे चलते हैं ना जैसे वहां किया था। नहीं नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे, इसी में तो लाइन मार देंगे तो बन गया ना स्टेटमेंट। इसी में क्या करना है? ऐसे 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 रो बना देना है और एक अमाउंट का फील्ड निकाल देना है, बस हो गया खत्म। तो क्या क्या होगा बताओ? तो हमने कहा सर ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। नहीं मानेगा बुरा, नहीं मानने दो। क्या के बुरा क्यों मानेगा? माना ना, टेढ़ा हो गया। आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा? सेल माइनस, यहां करते हैं माइनस, क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। रुक जाओ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको जैसे लिखना है लिखो, मैं ऐसे ही लिखूँ, आप भी ऐसे ही लिखना मेरी तरह। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से सेल माइनस, तो हमारा क्या आ गया यहां बताओ, EBIT आ गया। अब EBIT आ गया तो नाउ वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ये जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ये तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। ये डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हमने कहा सर ये जो था कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट है ना, तो जो खर्चा करना तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन में किसी को पेमेंट जाता है क्या, नहीं ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, नॉन कैश एक्सपेंस कहा गया। तो हम कहते हैं सर आप एक ऐसे खर्चे को कैश फ्लो में शो कर रहे हो जो हो ही नहीं रहा है ना। बताओ ये प्रॉब्लम है ना इसमें। हम क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन को क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ माइनस करना चाह रहे हैं। तो आप बोले आप कर दो डेप्रिसिएशन को माइनस, बट आप कैसे कर सकते हो डेप्रिसिएशन को माइनस, क्योंकि ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, ये तो खर्चा हो ही नहीं रहा है, और आप कैश फ्लो कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो, कैश फ्लो, और आप इसको कह रहे हो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो हम कहते हैं यहां एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमें टैक्स बर्डन कैलकुलेट करना होगा, और टैक्स बर्डन तभी कैलकुलेट होगा जब हमने क्या कर दिया, EBIT में से माइनस किया इसको, डेप्रिसिएशन को। इसको अपन EBDIT बोलेंगे। अब क्या बोल देंगे, EBDIT बोल देंगे ना, EBDIT। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब हमारा क्या है कि या EBDT बोल दे, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को हटाना है। डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया इसीलिए कि अब जो हमारे पास वैल्यू आएगा, इस वैल्यू पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स। लेट्स से टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो हमने क्या किया, यहां से क्या कैलकुलेट हो गया, मेरा टैक्स कैलकुलेट हो गया। और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो टैक्स क्या होगा मेरे लिए, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां वो माइनस होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना यहां हमारे लिए क्या है, मजबूरी है ना। तो दो मेथड होते हैं, WDV एंड SLM, जानते हो ना। तो डेप्रिसिएशन देखा हमने, डेप्रिसिएशन को माइनस किया और फिर क्या कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो माइनस क्या हो गया बालक, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। अब बताओ क्या करोगे। हाँ, अब हमने कहा कि सर ये अब हम क्या करेंगे, वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। तो क्या कर दिया, प्लस डेप्रिसिएशन। तो माइनस ही क्यों किया था, टैक्स के लिए प्रॉब्लम था। माइनस ही क्यों किया था, टैक्स के लिए, वरना करते ही नहीं, है ना। इसीलिए पहले घटा दिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ये हो गया। अब एक बात बताओ, तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमने जो यहाँ जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था फिक्स असेट्स में, क्या प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में नहीं हो सकता, बताओ मेरे को। आप जरा गौर करो, हम कितने साल का लेके चल रहे हैं प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल, कहाँ गया हमारा ग्राफ, ये रहा 5 साल का लेके चल रहे हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा है पॉइंट ए जो है, इस समय हम कहाँ हैं, 0 ईयर पे। इस समय हम कहाँ हैं, 0 ईयर पे। और ये मेरा क्या है, 1 to 5 ईयर है, 1 to 5 ईयर है ना। ये क्या है मेरा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट उसमें भी जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको 1 to 4 अगर कहते हैं तो 5 में स्पेसिफाई करना होगा कि इसका भी आउट इनफ्लो होगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया 1 to 5, 1 to 5 ईयर में ये हो गया। और थर्ड जो होगा वो 5th ईयर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि 1 से 5 साल के दौरान हमें और जरूरत हो जाए एसेट की,
यस और नो? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब अगर हमने किया तो क्या हो जाएगा? माइनस। इनफ्लो तो नहीं रहा ना, वो क्या होगा? वो आउटफ्लो होगा। तो क्या बोलोगे आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़े ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, तो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड? डायरेक्ट वाला। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मेरा क्या है? हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम से कोई फर्क पड़ेगा? उस पॉइंट ऑफ टाइम से फर्क पड़ेगा। तो अब हम कहते हैं असेट एंड ब्लॉक ऑफ असेट, तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है ना? इंडिविजुअल असेट है या ब्लॉक ऑफ असेट है, उसका लाइफ पीरियड कितना लंबा है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली। तो सारे एडजस्टमेंट्स हम बाद में करेंगे। लेते हैं ना ब्लॉक ऑफ असेट, तो ब्लॉक ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा, जो डिप्रिसिएशन में आपको कंसीडर करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? दिमाग हड़बड़ा नहीं रहा है ना? तो शांति से सारे पॉइंट को दिमाग में एडजस्ट करो, है ना? हड़बड़ाने का मतलब समझते हो? भूख लगी है क्यों? नाश्ता? अच्छा, आज सबकी छुट्टी थी। ओके, आज हमारी भी छुट्टी। चलो आगे बढ़ो, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते। अच्छा चलो, नेट प्रॉफिट अगर गिवन हो तो क्या होगा? ठीक है, तो अपने काम करते हैं, पहले नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। अगर नेट प्रॉफिट गिवन हो तो क्या होगा? जरा बताओ मेरे को, अगर नेट प्रॉफिट गिवन हो तो क्या होगा? तो हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को। हमने कहा अगर नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो क्या होगा सर? तो हम एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट को देखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? सेल। ठीक है, तो हमारे पास सेल था कुछ माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ गया मेरे पास? कंट्रीब्यूशन आ गया ना? माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ गया? ईबीआईटी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, है ना? तो आ गया मेरे पास ईएटी। यही है ना नेट प्रॉफिट? ये मेरा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन हो, इसको अपन इनडायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, मतलब वो सेल वेल के चक्कर में डालेगा ही नहीं आपको, बोलेगा पीएनएल बना हुआ है भाई साहब ये लो, है ना? पीएनएल आपको दे देगा और बोलेगा पीएनएल बना हुआ है ये लो, तो यानी कि आपके पास सीधा सीधा क्या बता दिया उसने? नेट प्रॉफिट बता दिया। तो नेट प्रॉफिट बता दिया तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना? तो फिर ये कैलकुलेशन कैसे होगा? आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है जरा गौर करो। प्रॉब्लम है कि हमारा सेल तो था, ठीक है, गौर करो, वेरिएबल कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन को भी हम ट्रीट कर चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है यहां इंटरेस्ट का। नेट प्रॉफिट अगर हमने कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट हो चुका है, और इंटरेस्ट को हम कैश फ्लो में नहीं ला सकते। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हम कहते हैं सर हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम किसको इवैल्यूएट कर रहे हैं? प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में कितना दम है, यही देखना चाह रहे हैं ना हम। कैश फ्लो अगर देख रहे हैं तो किस चीज के कंटेक्स्ट में? प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में। तो हम कहते हैं सर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्यों आया? तो हमने कहा लेट से कि हमारा जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट था, है ना, जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट था वो था 1 करोड़ का, ठीक है। हमारे पास जो फंड अवेलेबल था, फंड्स अवेलेबल जो था, दैट फंड्स अवेलेबल जो हमारे पास ऑलरेडी है, लेट से वो था 50 लाख का। तो हमारे को टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ करना था, 50 लाख मेरे पास अवेलेबल था, तो 50 लाख मैंने क्या किया? बोरो किया मार्केट से। सो बोरो कितना? 50 लाख एट द रेट ऑफ 8%। तो ये मेरा 50 लाख का क्या बन गया? लोन बना।
इस लोन पे मुझे 8% का क्या देना होगा, उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो ये जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी बन रही है, ये इंटरेस्ट लाइबिलिटी इसलिए नहीं बन रही है कि ये हमारे प्रोजेक्ट की वीकनेस है। ये हमारे प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है, ये हमारी वीकनेस है। हमारे पास फंड ही नहीं था। अगर हमारे पास 1 करोड़ का फंड होता तो इंटरेस्ट का चार्ज ही क्रिएट नहीं होता, नहीं होता ना। एंड दैट इज वाई हम कैश फ्लो में इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है, ये आपके फाइनेंस का इशू है, ये फाइनेंशियल चार्ज है। तो फाइनेंशियल चार्ज क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। संक कॉस्ट को भी हमने क्या किया था, एक्सक्लूड किया। तो लाइकवाइज हम इसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं इट इज नॉट द वीकनेस ऑफ प्रोजेक्ट, इट इज नॉट द वीकनेस ऑफ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का वीकनेस नहीं है, ये प्रोजेक्ट का वीकनेस नहीं है, ये तो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास फंड नहीं था, है ना। ये कैसा इशू है, हम कहते हैं इट इज फाइनेंशियल इशू, इट इज इशू रिलेटेड विद फाइनेंस। ये तो फाइनेंस का इशू है, ये प्रोजेक्ट का इशू नहीं है। एंड दैट इज व्हाई नॉट इंक्लूडेड इन कैश फ्लो, नॉट इंक्लूडेड इन कैश फ्लो। तो नेट प्रॉफिट में हमारे को यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमें इंटरेस्ट को बाहर निकालना होगा। इंटरेस्ट को हम लेके नहीं चल सकते इसमें, तो इंटरेस्ट को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग गया है ना, इंटरेस्ट लगा, अमाउंट घटा, उस पर टैक्स लगा। हम इंटरेस्ट को हटाना चाह रहे, टैक्स बर्डन तो रहेगा, टैक्स बर्डन को तो नहीं हटा रहे ना, वो तो आउटफ्लो है मेरा। तो गवर्नमेंट तो हमेशा तैयार रहती है ना, भैया दे दो पैसा, दे दो पैसा, दे दो, बदले में फैसिलिटी कुछ मिलती नहीं है। मेट्रो में आज दिक्कत भी हुई, दिक्कत हुई खाली थी ना, आज तो मौज है, आज तो सही है। आपने मेट्रो में ट्रेवल किया है नहीं कभी, तो कर लो, 3 महीने के लिए हो, फिर जाओगे, फिर कब आओगे, खाली रहता है। लक्ष्मी नगर से अमरापुर का है। तो बताओ कितने का इफेक्ट शो करोगे, कितने का इफेक्ट शो जैसे मतलब कितने का इफेक्ट शो करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, एक बार नहीं कई बार यूज कर चुके हैं। क्या होता है, 1 - t, याद आया, डन। तो हमने क्या कहा कि सर यहां हमारे को क्या करना होगा, इंटरेस्ट 1 - टैक्स ऐड होगा। हाँ, ये ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 - टैक्स। कैसे ऐड होगा, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, पहले कर चुके हैं, समझ रहे हो ना। 1 - टैक्स रेट मतलब फॉर्मूला ही इसी आधार पे निकलता है कि जो अमाउंट बचता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इंटरेस्ट, यस, डन। डेप्रिसिएशन तो ऐड बैक होगा ही होगा, होगा ना, क्योंकि यहां हम डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं ना, तो ये भी ऐड बैक होगा। तो ये कंसर्न नहीं है ना, ये इतना कंसर्न नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये भी ऐड बैक होगा, ये भी क्या होगा, ऐड बैक होगा, हो गया ना, दोनों एलिमेंट क्या होगा, ऐड बैक हो जाएगा। तो आ जाओ नेट प्रॉफिट में। हमने क्या कहा, हमारे पास गिवन है क्या, नेट प्रॉफिट, है ना, प्लस हमने बाहर निकाला था डेप्रिसिएशन को, तो फिर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, प्लस हमने बाहर निकाला था इंटरेस्ट को, फिर से क्या कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट था इंटरेस्ट 1 - टैक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इंटरेस्ट 1 - टैक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक आ गए। ये देखो, अब दोनों साइड को कंपेयर करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को। तो अगर हम देखें किसको, डायरेक्ट मेथड को, सेल माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, यहां तक आ गए। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया ना, सेम हो गया ना। अब हम कहते हैं सर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेंगे, उसको ट्रीट कर लेंगे, है ना। दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं। बस बचा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर।
डन। ये क्या हो गया मेरा, कौन सा, कब से कब तक का हो गया, 1 to 5 ना, या 1 to 4 कह दो, और 5th ईयर का ट्रीटमेंट अलग से दिखा दो, है ना। इसको इसको क्या कह दो, जैसे अगर आप चाहो तो इसको क्या कह दो, 1 to 4 कह दो, 1 से 4 साल का ऑपरेशन, और 5वें साल में बंद करना है। लेकिन 5th ईयर में क्या आएगा, दोनों कंपोनेंट आएगा ना, आएगा ना। ये हमारा हो गया क्या, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या इंटरिम कैश फ्लो। डन। आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या है, टर्मिनल कैश फ्लो। थर्ड स्टेप में हमारे पास है टर्मिनल कैश फ्लो। यहां देखो, यहां देखो, शुरू में अब हम कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट था हमारा। तो ये जो फिक्स असेट था ये कैसा था बालक, आप कहते हैं सर ये आपका न्यू वाला था ना, न्यू नया वाला। और ये सेल ऑफ ओल्ड वाला था, जो बेचा था वो क्या था, ओल्ड वाला था। तो ये जो न्यू वाला था ये अब बिकेगा, ये अब बिकेगा, बिकेगा ना। किस स्टेज में जाके, 5th ईयर में। तो अब ये जो है मेरा, ये कौन सा ईयर है, 5th ईयर है। ये मेरा कौन सा ईयर है, 5th ईयर है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सेल ऑफ एसेट, जो कौन सा वाला था बताओ, न्यू वाला था ना, सेल ऑफ न्यू एसेट्स। अब बताओ, अब कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है ना, लॉस हो सकता है और गेन हो सकता है। क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा, सोच के बताओ। टर्मिनल कैश फ्लो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। पता है क्यों, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का भी कंपोनेंट आएगा और टर्मिनल कैश फ्लो का तो कंपोनेंट है ही है। यूजुअली क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो बताओ क्या होगा, यहां क्या हुआ था, एक सेकंड रुक जाओ, यहां क्या हुआ था देखो, जो कैपिटल टैक्स ऑन कैपिटल गेन था वो ऐड हुआ था। ये क्या था मेरा, आउटफ्लो था, माइनस था ना, ये क्या था मेरा, आउटफ्लो था। और जो लॉस सेविंग हो रहा था लॉस पे, वो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। टर्मिनल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। सेविंग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या कहा यहां, माइनस, फिर से देखो, यहां देखो क्या था, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, इसको क्या किया था, प्लस, और सेविंग ऑन कैपिटल लॉस को क्या किया था, माइनस। अब जो सेविंग होगा कैपिटल लॉस पे वो क्या होगा, प्लस, और टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस। यही कहा था। तो क्या कहा आपने, माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन, प्लस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस, है ना। डन। क्लियर है, ये हो गया हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। अब देखो क्या हुआ, जब हमने पहले स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया था, पहले स्टेज में जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो हमने प्रोविजन रखा था किसका, वर्किंग कैपिटल का, ये वाला, है ना, रखा था ना। तो अब क्या हुआ था, जैसे हमने अपने कस्टमर्स को क्या दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है ना, तो हमारा पैसा क्या है, वहाँ फंसा हुआ है। तो जो अकाउंट रिसीवेबल की रिकवरी है अब हम करेंगे, बिजनेस तो बंद कर रहे हैं ना, हम क्या कर लेंगे, सारे रिसीवेबल को रिकवर करेंगे, करोगे ना। तो जितना भी हमने क्रेडिट वगैरह दे रखा था सबको क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे, बोलेंगे हमारे पैसे क्या करो, वापस करो, राइट। तो सारा सारा वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा। तो सारा वर्किंग कैपिटल जो रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट तो अभी हमने बाहर कर दिया था। इंटरेस्ट हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट फाइनेंस का प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट कब देना पड़ता है, जब लोन लेते हैं। लोन प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ी ले रहे हो आप,
नहीं, हमने जो दे रखा था कस्टमर्स वगैरह को क्रेडिट, वो अब हम क्या कहेंगे, उसको रिकवर करोगे ना, तो आप क्या बोलो, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। टेक्निकली अगर ये हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, ये रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल को क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं जितना हो सके। बैड डेट भी होता है क्या यहाँ, हो सकता है, उससे हमें हमारे को टोटल हम देखते हैं इफेक्टिवली हमने कितना क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। जो हमने रिकवर कर लिया उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह अगर मैं दे रहा था तो इंटरेस्ट वगैरह को तो हम वैसे ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं इंटरेस्ट प्रोजेक्ट का कैश फ्लो नहीं है, ये प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो था कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। और इसीलिए जब 50 लाख लगाना था और 1 लाख लगाना था तो आपने क्या ऑप्ट किया था, 1 लाख। आप बोला 50 लाख कहाँ से लाएंगे सर, अब आप कहते हो नहीं सर मैं ऐसा करता हूँ 1 लाख है, 49 लाख का मैं लोन ले लेता हूँ, तो आप फिर देखो वो आपका हेडेक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो सकता है आपका, गलत हो सकता है, क्योंकि जो जो 49 लाख का जो इंटरेस्ट होगा वो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, आपको 1 लाख पे कितने का रिटर्न मिल रहा है, 50% नहीं ना, वो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा, नेगेटिव में लेके चला जाएगा, चला जाएगा ना नेगेटिव में लेके। हाँ, जितना भी हम रिकवर कर सके, वो सारे के सारे डेटा क्रेडिटर से जो हमारी डीलिंग थी उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और इफेक्टिव जो अमाउंट आएगा दैट विल बी एडेड। डन। तो दिस इज योर 3 कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो। बताओ कौन कौन सा, इनिशियल, टर्मिनल, है ना। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया है ना, तो एक इलस्ट्रेशन आपको करना है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है ना, तो हम लोग एक क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों में आप डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना जानते हैं, है ना। मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, वेरिएशंस बताऊंगा, जहाँ जहाँ वेरिएशंस आएंगे ना, तो हम जैसे रिप्लेसमेंट वगैरह को कैसे डील करते हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगा, और कैलकुलेट करने का तरीका अगर कहीं कुछ उलझन हुई तो फिर मैं बताऊंगा, अदरवाइज हमारे को लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है। अभी स्क्रीन की तरफ कोई मत देखना, आंखें बंद कर लो, वरना सॉल्यूशन देख लोगे ना तो छप जाएगा आपके दिमाग में। नहीं दिख रहा है ना बात, ये तो मैं चाहता हूँ कि और ये हाँ आज ही तो है, आज ही था या कल था, पहले। अब देखो क्या हो गया है, इंस्टीट्यूट ही नहीं करता, अब यही नहीं हो रहा है। हाँ करना चाहिए, है ना। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या कह रहा है, ABC Limited is evaluating the purchase of a new machinery with a depreciable base of rupees 1 lakh, 1 ही है ना, expected economic life of 4 years and change in earnings before taxes and depreciation of 45,000 in year 1। असली चीज ही दिख गया, गड़बड़ हो गया, देख लिया था क्या, नहीं कैसे आसान है, कैसे आसान है, कैसे लगाया, हाँ नहीं क्यों, कब, हाँ सॉल्व करो ना इसको, सॉल्व करो। ABC Limited is purchase of a new machinery with a depreciable base of 1 lakh, expected economic life of 4 years and change in earning before taxes and depreciation of 45,000 in year 1, 30,000 in year 2। आप डेटा उठा लो, डेटा तो उठा लो, क्या ऐसी बात है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने साल का, 4 साल का, आप डेटा उठाओ, डेटा उठाओ, कोई बात नहीं, डेटा उठा लो, डेटा उठाओ, फिर सोल्यूशन पे मैं कराऊंगा। डेटा उठाने का मतलब समझ रहे हो ना,
हाँ हाँ, डेटा उठा लो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन हट जाएगा ना स्क्रीन पे जैसे ही मैं लाऊंगा राइटिंग सॉफ्टवेयर, और फिर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे होना है। एक भी क्लास कोई भी मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली क्या होगा, लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। ये फाइनल का टॉपिक है, कैपिटल वेलोसिटी। फाइनल में आप इसको सही मायने में पढ़ते हो। अब ठीक है, हम लोग अब जैसे आज का टाइम था तो आज हमने लगा लिया ना क्लास। वेब में खत्म हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। इको पे जाएंगे तो फिर रेगुलर कर लेंगे, थियरी तो रेगुलर ही कर लेंगे। बीच में टाइम मिलता है आपको सॉल्व करने का कम से कम। अब जैसे आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा तो कल सुबह हमारी क्लास हम रखेंगे, और जिस दिन मैंने होमवर्क दिया उस दिन गैप दे दिया, तो हम लोग ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना हमारे पास, मॉर्निंग का शेड्यूल फ्री है सबका। हाँ नहीं, आप अच्छा एक बार बताओ, कल क्यों नहीं आए थे ये एसएसएम की क्लास में। अब आपका कोई क्लास कैंसिल नहीं होगा टिल कंप्लीशन, डोंट वरी। कोई क्लास कैंसिल नहीं होगा, कभी भी छुट्टी नहीं होगी, तो जाना है। कल सुबह भी हमारे हमारी क्लास है एफएम की। हाँ, आज होमवर्क नहीं दूंगा तो कल क्लास कर लेंगे ना। कल क्या है, आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास है, कल तो हमारे जेनुअनली हमारे शेड्यूल में ही है ना क्लास। डन, लिख लिया सबने क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है ये ना, इलस्ट्रेशन वन क्या कह रहा है, तो हमने कहा क्वेश्चन, हाँ हड़बड़ाओ मत, है ना, हड़बड़ाना बाद में, एक बार चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर हो जाए फिर हड़बड़ाना। देखो क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज इवेलुएटिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ठीक है, क्या कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है किसको, परचेज को। हड़बड़ हड़बड़ नहीं करने का, है ना, इवेलुएट कर रहा है किसको, परचेज को। एक नया मशीन खरीदना है, क्या खरीदना है, एक न्यू मशीन खरीदना है ना, जिसका डेप्रिसिएबल बेस कितना है, 1 लाख रुपए। जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कितने साल का है, 4 साल का है, 4 years। एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 इन ईयर 1, यानी कि ईबीडीटी कितना है ईयर 1 का 45,000, ईयर 2 का 30,000, ईयर 3 का 25,000 एंड ईयर 4 का 35,000, यही है ना। और टैक्स रेट कितना है मेरा, 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेलिवेंट कैश फ्लो। अब हमें क्या करना है, कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या है, सब कुछ तो गिवन है, ईबीडीटी गिवन है ना, ईबीडीटी गिवन है, तो यहां से हम अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। टैक्स रेट गिवन है, बट अब ईबीडीटी में से पहले हटाना होगा किसको, डेप्रिसिएशन को, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। अब हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा ना। डेप्रिसिएशन नहीं है तो फाइंड व्हाट, डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप क्या करो, डेप्रिसिएशन को फाइंड करो। तो क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, है ना, तो कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं तो क्या मान लेंगे, जीरो, है ना। तो सैल्वेज वैल्यू नहीं, तो अगर रहता तो लेस करते, रहता तो लेस करते, तो यहाँ नहीं है, तो हमने क्या कहा कि इसका मतलब सर सैल्वेज वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सैल्वेज वैल्यू अगर जीरो हो गया तो फिर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू, रेट नहीं अमाउंट ही निकल जाएगा, अपन 4, 25,000। 25,000 क्या हो गया मेरा, डेप्रिसिएशन, है ना। अब पहले क्या करेंगे, 25,000 को माइनस करके टैक्स निकालेंगे और फिर लास्ट में 25,000 ऐड कर देंगे। बनाओ स्टेटमेंट, हो गया, ठीक है।
अभी सॉल्व करने दो सबको। चारों साल का देखो, इसके बाद क्या किया, चारों साल का निकालना है ना कैश फ्लो, चारों साल को लेना होगा आपको। तो हमने क्या किया, ऐसे कर दो, एक पर्टिकुलर का बना दो कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम बना दो। तो ये मेरा पर्टिकुलर का कॉमन कॉलम हो गया, एक अमाउंट का कॉलम हो गया। अब अमाउंट में क्या है हमारे पास, 4 साल है ना, 4 साल है ना। हमने अमाउंट को क्या किया, 4 साल में बांट दिया, हर एक साल के लिए निकाल दो। तो ये हो गया मेरा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो यहाँ हम लिखते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 4 साल का है ना। पहले करो या बाद में करो फर्क नहीं पड़ता, तो लेकिन वर्किंग नोट को क्या करना होता है, हमें लगा देना चाहिए। मतलब जैसे जैसे आपने यहाँ लिखा, अच्छा इस क्वेश्चन में तो नहीं है ना, आपने लिखा वर्किंग नोट्स, ठीक है, आपने लिख दिया वर्किंग नोट्स, राइट, इसको कहा नंबर 1। तो डेप्रिसिएशन जहां माइनस कर रहे हो ना, तो वहां लिख दिया WN1, नीचे बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, एस्टिमेशन नहीं आता। नहीं, इसका तरीका क्या है कि स्टेटमेंट बना दिया, खाली छोड़ दिया, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करो। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पहला वैल्यू है, वो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, उसके हिसाब से वर्किंग होगा ना। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मिसिंग है, जो मेरे स्टेटमेंट में मेरे को कैलकुलेट करना होगा, टेक्निकली होता यही है, तो जो हमें कैलकुलेट करना होगा, तो वो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में एस्टिमेशन आ जाना चाहिए कि पहले मुझे क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा। जिसको ये एस्टिमेशन नहीं आता है ना, वही उलझता है सोल्यूशन में। पता चला हम रैंडम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, वैल्यू नहीं आ रहा है, या जो आया वो आ गया मार्क्स नहीं आया, है ना। तो आ जाओ पहले। तो सबसे पहले क्या था, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, कितना था, 45, 30, 25, 35, है ना, यही था ना, सबका आ गया। अब इसमें से क्या किया, क्या लेस करेंगे बताओ, लेस डेप्रिसिएशन, हाँ, क्या किया, कितना है डेप्रिसिएशन, 25,000। सब में क्या लेस होगा, 25,000 ही लेस होगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 25 माइनस ये हो गया 10,000, ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया 5,000 और ये हो गया, ठीक है, ये आ गया मेरा EBT लेस टैक्स। टैक्स को माइनस करो, कितना परसेंट है, 20% पे, 4,000, 1,000, 0, 20% पे, कैसे, 10,000 का, हाँ 2,000, ठीक है, 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000। तो आ गया हमारे पास EAT 16,000, 4,000, 8,000, 16,000, 4,000, 8,000, 1,500। अब क्या करना है, वापस क्या लेके आ जाना है, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना था, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, बताओ कितने हो गए, 41,000, 29,000, 25,000, 33,000। देख रहे हो डेप्रिसिएशन का मैजिक, दिख रहा है, यही होता है मैनिपुलेशन। कंपनीज क्या करती हैं, यही मैनिपुलेट करती है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा
नेट कैश फ्लो आ गया, दिस इज इट। ये क्या हो गया मेरा नेट कैश फ्लो। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सिवाय सिंपल क्वेश्चन ये है। 10 मार्क्स ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इतना आसान क्वेश्चन, क्या मतलब बट रहा है क्या? ये क्लियर है ना, कर लोगे? डेप्रिसिएशन कभी चैलेंज क्रिएट नहीं करेगा आपको, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कभी चैलेंज क्रिएट नहीं करेगा। बस मैं ब्लॉक ऑफ एसेट का आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि फाइनल ईयर में डेप्रिसिएशन कब लगता है कब नहीं लगता है ना। बस एक ही चीज़ देखना है कि फाइनल ईयर में डेप्रिसिएशन कब लगता है कब नहीं लगता है, बस उसी चीज़ को हमें देखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अब मेरे को बताओ कितने कैटेगरीज हो गए कैश फ्लो के? 3 कैटेगरीज हो गए। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में 3 स्टेज हमने क्रिएट किया। कौन कौन सा? पहला इनिशियल, ऑपरेटिंग, टर्मिनल। इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल। इनिशियल में क्या क्या होता है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट माइनस सेल ऑफ ओल्ड असेट, सेल ऑफ ओल्ड असेट। तो हमारा ये यूनिफॉर्म फॉर्मूला है, एज पर द क्वेश्चन हम फॉर्मूला सेट करेंगे। पुराना बिक रहा है तो लगाएंगे, नहीं बिक रहा है तो नहीं लगाएंगे। सीक्वेंस हम यही रखेंगे। जो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ऊपर में दिखाया कि परचेज ऑफ न्यू असेट में कितना गया, उसके बाद आगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आया, पुराना बेचा तो फिर माइनस करेंगे, तो पुराना बेच के कितना आया। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे करके हम क्या करेंगे, देखते चलेंगे डेबिट एंड क्रेडिट को। फिर से बोलो। तो कितने स्टेज हो गए? 3। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या कहा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? पहला कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट प्लस सेटअप कॉस्ट माइनस सेल ऑफ ओल्ड असेट, माइनस सेल ऑफ ओल्ड असेट। उसके बाद प्लस माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल। ये क्या हो गया? पहला स्टेज। अब चलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे। 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सेल से स्टार्ट करते हैं और इनडायरेक्ट में क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट गिवन होगा। नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ऐड करना होगा वापस। और अगर सेल से है तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस, और लास्ट में माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ एनी। जरूरी नहीं है होगा, है ना, जरूरी नहीं है ओल्ड बिकेगा, सिचुएशंस है ना। ये हमने एक यूनिफॉर्म सिचुएशंस हमें दिमाग में रखना है कि ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? नेट इनडायरेक्ट, जहां हमारे पास क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट। हमने क्या कहा, इसमें बस 2 चीजों को हमें ऐड बैक कर देना है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट 1 माइनस टी को, और लास्ट में क्या कर देना है? और माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड स्टेज टर्मिनल। टर्मिनल में क्या क्या था? बेचा, सेल ऑफ एसेट, क्या हुआ? पैसा आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? टैक्स प्लस माइनस टैक्स प्लस वर्क रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। डन। उसमें कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे क्या रिकवर हुआ क्या रिकवर नहीं हुआ, ये करना नहीं चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा? कॉम्प्लिकेट होगा। अब एक बात को आप ध्यान में रखना बालक, अब इसी में ट्विस्टिंग होगी, है ना, इसी में चीजें क्या होंगी? बदलेंगी। जैसे इसी में वो उलझाएंगे कहां? इसी में वो उलझा सकते हैं यहां, कहां? डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे तो ऐसा नहीं है कि अब हमारे को मतलब पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ट्विक करेंगे थोड़ा सा क्या किया? ट्विस्ट किया, और क्वेश्चन क्या होगा? उलझेगा। इसके अलावा देखो और कहां उलझ सकता है क्वेश्चन? ये वाले पार्ट पे, है ना, ये वाले पार्ट पे। क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ना। इंटरेस्ट कैलकुलेट तो हमारा काम क्या होगा? यहां बढ़ेगा ना। तो डेप्रिसिएशन एक मुद्दा हो गया, एक इंटरेस्ट मुद्दा हो गया, और एक
नहीं नहीं, होता ही है ना वो तो, अगर लोन लिया है तो, इफ लोन टेकन, नहीं हम तो सिर्फ बचा हुआ अमाउंट ही का ही इफेक्ट आता है ना, अब बचा हुआ अमाउंट का ही इफेक्ट आता है। 1 - t का तो बेसिक डिडक्शन ही इसी आधार पे हुआ था ना कि बचा हुआ अमाउंट निकाल रहे थे हम। हमने कहा x 1 - t, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस एक्स इंटू टी, तो इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इंटू टी, इंटरेस्ट में से टैक्स हटाया तो क्या बचा, बचा हुआ अमाउंट है, ये जुड़ेगा ना, है ना। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है, बाकी बताओ कहाँ ट्विस्ट कर लेंगे वो क्वेश्चन को, कहीं नहीं ट्विस्ट कर सकते ना, कहीं नहीं ट्विस्ट कर सकते। हाँ, अगर कंसल्टेंसी वगैरह का कॉस्ट वगैरह कहीं अगर उन्हें छुपा के दे दिया कि ये भी था, तो इसको जोड़ मत देना गलती से, बोला ये हमारा हेडेक नहीं है, ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। हम प्रोजेक्ट का कैश फ्लो देख रहे हैं, इसीलिए हमने इंटरेस्ट को भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हम कहते हैं इंटरेस्ट तो प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है ही नहीं, इंटरेस्ट तो आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे होते तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इंटरेस्ट को हम क्या करके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। आप देखो, जब आपने यहां सॉल्व किया तो इसमें, जब आपने यहां सॉल्व किया तो आपने इंटरेस्ट को ट्रीट किया क्या, नहीं किया, डेप्रिसिएशन के बाद सीधा कहां चले गए, टैक्स पे। इसीलिए मैंने यहां कहा था ना कि DIT नहीं DT लो, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्या लो, DT लो, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम कंसीडर ही नहीं करते यहां, तो EBDT हमने कह दिया माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। और लेकिन यहां क्या होगा, यहां तो DIT था अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो। और आपने जो सवाल पूछा ना, हमेशा याद रखना, नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए इंटरेस्ट का माइनस होना एसेंशियल है, उसके बिना तो नेट प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या हुआ है, माइनस हुआ है। क्लियर है सबको यहां तक, है ना। स्टॉप हियर टुडे।